जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, कैसे आमीन खान ने सिखों के कटे हुए सरों की 6 बैलगाड़ियां राजा के सामने पेश की। लेखक काफी खान लिखता है कि 13 मार्च 1711 के दिन नाहन के राजा और भाई गुलाब सिंह बूढ़िया को एक ही पिंजरे में डालकर दिल्ली के सलीमगढ़ किले में कैद करने के लिए रवाना करने का हुक्म जारी हुआ। 20 मार्च को राजा ने हुक्म दिया कि इन्हें लाल किले के पीछे बने किले सलीमगढ़ के किलेदार को सौंपकर उसकी रसीद हमारे सामने पेश की जाए। किले में कैद होने के पश्चात नाहन के राजा ने जयपुर और जोधपुर के राजाओं को 2 बार पैगाम भेजे कि वह उसकी रिहाई में उसकी मदद करें। उसके जवाब में उन्होंने उत्तर भेजा कि हम तुम्हारी रिहाई नहीं करवा सकते, तुम एक ही शर्त पर रिहा हो सकते हो, यदि तुम बंदा सिंह को गिरफ्तार करवा दो तुम्हारी रिहाई हो सकती है। 15 अप्रैल को बादशाह ने सिरहिंद में मारे गए सूबेदार की विधवा पत्नी खैरुनिसार को रोजाना 5 रुपए खर्च देने का ऐलान किया और यह भी कहा गया कि यह रकम बटाले के खजाने में से दी जाएगी। उसके साथ ही बादशाह ने यह हुक्म भी जारी किया कि वजीर खान को शहीद लिखा जाए। लोहगढ़ किला हारने के पश्चात 30 नवंबर 1710 की रात को बंदा सिंह और उनके बहुत से साथी लोहगढ़ किले में से निकलकर पहाड़ों की तरफ चले गए। इस तरह से फौज के जत्थेदार और बहुत से सिख मुगलों के हाथों से बचकर निकल गए थे, परंतु उन्हें अपनी हार का बखूबी एहसास था। इस हार के पश्चात बंदा सिंह जी ने अपने साथियों के साथ विचार की, यह युद्ध हम क्यों हारे? जब तुम्हें मालूम था कि बादशाह लोहगढ़ किले की ओर बढ़ रहा है, तब तुम्हें लोहगढ़ किले की सुरक्षा और मजबूत करनी चाहिए थी। किले के अंदर असला, बारूद और खाने पीने का सामान इकट्ठा करना जरूरी था और जो सिख सिरहिंद की जीत के पश्चात अपने अपने घर छुट्टी पर गए हुए थे, उन्हें भी सूचना देकर वापस बुलाना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। और बादशाह की बड़ी फौज को महसूस करते हुए हमें ज्यादा हमले करके अपनी ताकत व्यर्थ नहीं करनी चाहिए थी। यदि सिख फौज के पास ज्यादा असला और अनाज होता, तब तो सिख फौज किले में रुककर बादशाह की बड़ी फौज का डटकर मुकाबला कर सकती थी और इस तरह मुगल फौज का लोहगढ़ किले में घुसना नामुमकिन हो सकता था। और कुछ ही दिनों में सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला था। सर्दियों के दिनों में या तो उसकी फौज का बहुत ज्यादा जानी नुकसान हो सकता था या फिर वह बहुत जल्द वापस लौट सकते थे। यह बहुत बड़ी गलतियां थी जिसका सिखों ने ध्यान नहीं दिया। ऐसी ही गलतियों के कारण एक एक करके सारे किले सिखों के हाथों से निकल गए। इसका एक पहलू यह भी है कि बंदा सिंह को सिरहिंद को अपनी राजधानी बनाना चाहिए था, क्योंकि वहां पर मुगलों से लड़ना आसान था। बंदा सिंह तो सिरहिंद को राजधानी बनाना चाहता था, परंतु कुछ जोशीले सिख सिरहिंद से इसलिए बहुत नफरत करते थे क्योंकि छोटे साहिबजादों को वहीं पर शहीद किया गया था। बंदा सिंह बहादुर लोहगढ़ किले में से निकलने के पश्चात कीरतपुर साहिब आ गया और उन्होंने सिखों के नाम पर संदेशे भेजे कि वह जल्द से जल्द कीरतपुर साहिब पहुंचे। बंदा सिंह जी का यह खत मिलने के पश्चात हजारों की संख्या में सिख कीरतपुर साहिब पहुंच गए। बंदा सिंह जी को मालूम था कि बादशाह अभी भी 1 लाख फौज के साथ पंजाब में ही मौजूद है, इसीलिए बंदा सिंह ने लोहगढ़ या फिर सिरहिंद की तरफ कूच करना सही नहीं समझा। बहादुर शाह की फौज पंजाब में होने के कारण बंदा सिंह जी ने पहाड़ी इलाके में कार्रवाई करने का निश्चय किया। बंदा सिंह ने सबसे पहला हमला कहलूर रियासत की राजधानी बिलासपुर पर किया। यहाँ के राजे अजमेर चंद ने गुरु गोबिंद सिंह साहिब के समय में आनंदपुर और निर्मोहगढ़ किले पर 10 बार हमले किए थे। सिरहिंद और लाहौर की फौज को आनंदपुर और निर्मोहगढ़ पर हमला करने के लिए उकसाने वाला यही राजा था। 5-6 दिसंबर 1705 के दिन गुरु गोबिंद सिंह जी को हमेशा के लिए आनंदपुर साहिब छोड़ने के लिए इसी ने मजबूर किया था। इसी की फौज ने लोहगढ़ किले को घेर कर रखा हुआ था। सच्चाई तो यह है, सिखों की ज्यादातर मुश्किलों का जिम्मेदार राजा अजमेर चंद ही था, इसीलिए वजीर खान की तरह इसे भी सजा देना बहुत जरूरी था। एक तरफ यह भी माना जाता है कि बंदा सिंह ने एक गलती की, उसने इस पर हमला करने से पहले इसे एक खत भेजा कि वह अपनी हार मान ले, परंतु अजमेर चंद से गलती मनवाना सिखों के एजेंडे में नहीं था। अजमेर चंद सिखों के आगे सर नहीं झुकाना चाहता था। सिखों के आगे हार मानने की बजाय उसने पहाड़ी राजाओं कांगड़ा और जलंधर दोआबा के फौजदारों से मदद मांगी। उन्होंने अपनी फौज और असला भेज दिया। अजमेर चंद ने बिलासपुर के किले को अच्छी तरह से मजबूत कर लिया, परंतु बिलासपुर का किला पहाड़ों में होने के बावजूद भी सिखों का एक ही हमला नहीं झेल पाया, क्योंकि सिख फौज गुरु के नाम पर ही लड़ रही थी, ना कि वह पहाड़ी राजाओं की फौज की तरह तनख्वाह पर लड़ रही थी। इस तरह सिख फौज और बिलासपुर की फौज के बीच में खूब घमासान युद्ध हुआ, परंतु बहुत जल्द ही अजमेर चंद ने सिखों के आगे अपने हथियार डाल दिए। कुछ सिखों का मानना है अजमेर चंद, वजीर खान और सुच्चानंद का जुर्म एक बराबर नहीं है।
अजमेर चंद ने आनंदपुर साहिब पर हमले जरूर किए हैं, परंतु सरहंद वालों ने तो मासूम बच्चे और माताजी को तसीहे दे देकर शहीद कर दिया था। परंतु इसके बावजूद अजमेर चंद के गुनाह इतने थे कि उसकी कम से कम सजा मौत ही बनती थी। दोस्तों, इतिहास से जुड़ी ऐसी और तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।